आज हमने जो है पढ़ना है दैट इज़ इंटरनेशनल फ्लो ऑफ फंड्स के इंटरनेशनल बिजनेस हमने पढ़ा कि मल्टीनेशनल बिजनेसेस जो है डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट कंट्रीज़ में जा सकती हैं, ठीक है? या जो है वो लाइसेंस ले सकती है या जस्ट वो चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकती है या फिर वो जो है अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं या फिर जो उनके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है दैट इज़ कि वो जो है वहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ पे जाए, अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करे और अपना एक नया सेटअप स्टार्ट करे। फिर हमने उनके ड्रॉबैक्स देखे और कुछ जो है बेनिफिट्स देखे कि क्या मसला होगा अगर आप डायरेक्टली वहाँ जाते हो, अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो। तो फ़ायदा तो ये हो जाता है कि आपको एक फ्रेश मार्केट मिल जाती है। आप जो है वहाँ पे अपने मार्केट में ग्रूम करने के बाद दूसरी मार्केट को भी कैप्चर करने की कोशिश करते हो। लेकिन आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, उस कंट्री की जो है पॉलिटिकल सिचुएशन आपको इफ़ेक्ट करती है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर आपको इफ़ेक्ट करता है और उसके साथ-साथ आपको जो है क्या करता है कि ट्रेड या जो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो आपको इफ़ेक्ट करता है। तो उसी से रिलेटेड आज हमने देखना है कि इंटरनेशनली जब हम बिज़नेस करते हैं, तो हमारे फंड्स कैसे मूव होते हैं। हमारे पास पैसे आते हैं, जाते हैं, कैसे होता है, जब हमने लास्ट में वहाँ पे वो जो डायग्राम सीखी थी कि अगर आप जो है क्या करते हो कि चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो मीन्स कि आपके पास पैसे आ रहे हैं। अगर आप जो है इम्पोर्ट कर रहे हो, तो इट मीन्स कि पैसे जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जब आप एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे होते हो और ये आपको कैसे इफ़ेक्ट करती हैं और किस तरीके से ये सारा काम परफ़ॉर्म होता है, इसके बारे में आज हमने देखना है। और कंटेंट्स हमारे मेजर 3 क्या हैं कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो, एंड थर्ड वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ वी नीड टू concern about. We have to analyze that how we are going to overcome these things. So first of all, starting with the introduction, and what is that? They are simply saying that international business is facilitated by markets that allow for flow of funds between countries. The transaction arising from international business cause money flow from one country to another. कि सिंपली क्या बात की है कि जब आप जो है इंटरनेशनल फंड्स का जिक्र करते हो या इंटरनेशनल बिजनेस का जिक्र करते हो तो इससे मुराद हमारा क्या होता है कि एक मार्केट अपने आप या एक कंट्री अपनी मार्केट ओपन करती है दूसरी कंपनी कंट्री के लिए कि आप यहाँ पे आए, यहाँ पे बिजनेस करो और यहाँ से क्या करो, पैसा लेकर जा सकते हो, कमा कर आप जा सकते हो। और यही बात कहता है कि जो है हमारी जो ट्रांजैक्शन अराइज होती है वो क्या करती है, पैसों की फ्लो को शुरू कर देती है कि आप वहाँ पे जो है चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे होते हो और वहाँ से अर्निंग करके अपने मुल्क में पैसा लाते हो। इनिशियली आप पैसा लेकर गए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की एंड देन वहाँ पे जब आप अपना जो है प्रोसेस स्टार्ट करते हो, प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो, तो आप आहिस्ता-आहिस्ता पैसे वहाँ से कमाना शुरू कर लेते हो। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? और द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ मेजर ऑफ इंटरनेशनल मनी ऑफ फ्लो। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली आपको इस चीज़ के बारे में बताता है कि आपके मुल्क से कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, क्या ये बराबर जा रहा है या ज़्यादा हो रहा है। जैसे हमारे करंटली जो प्रीवियस की सिचुएशन थी पाकिस्तान में क्या था कि बार-बार हमारी गवर्नमेंट एक ही बात करती थी कि हमारे मुल्क से सारा पैसा बाहर चला गया है, इसलिए जो है हमारा मुल्क जो है डेफ़िसिट में जा रहा है। तो क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट की ज़िक्र हो रही थी कि आपके मुल्क से सारा का सारा पैसा कैसे जा रहा है। हम जो है बाहर से चीज़ें मँगवाते हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, हम बाहर जो है और वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा पैसा जा रहा है, हमारे मुल्क से कोई भी चीज़ जो है एक्सपोर्ट नहीं हो रही कि पैसा हमारे पास आए। जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका डिस्टर्ब हो चुका था। तो आज हमने इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है, कौन से इसके ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके इकोनॉमी को जो है इम्पैक्ट करते हैं और आपके ट्रेड फ्लो को इम्पैक्ट करते हैं। सो कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर्स ऑफ एमएनसीज मॉनिटर द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स so that they can determine how the flow international transaction is changing over time. एज ए फाइनेंस मैनेजर फिर आपका काम क्या हुआ कि आप जो है अगर मल्टीनेशनल कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर हो तो आपने इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखना होगा कि कितने पैसे हमारे मुल्क से जाने चाहिए, कितने नहीं जाने चाहिए। हमें जो है कौन से मुल्क में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। फिर अगर हमारे जो है अगर मैं वहाँ पे दूसरी कंट्री में चला गया हूँ, तो वहाँ पे वो जो एक्सचेंज रेट के डिफरेंसेस है, वो मुझे कैसे इम्पैक्ट करेंगे। मैं जो है रिसोर्सेज़ वहाँ से कैसे गेन कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। The balance of payment can indicate the volume of transaction between specific countries and may even signal potential shift in specific exchange rates. कि ये जो है सिर्फ आपके जो है इस चीज़ के बारे में नहीं बताता कि कितनी ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, बल्कि ये आपको इसके बारे में बताता है कि आपके एक्सचेंज रेट भी कितना उसमें फ़र्क आ रहा है।
क्योंकि अगर आपके मुल्क से सारा का सारा पैसा चला जाएगा तो इट मीन्स कि आपकी करेंसी की जो है वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाएगी, क्योंकि आप जो है क्या कर रहे हो, लोन्स पे लोन्स लिए जा रहे हो, तो आपकी जो है वैल्यू कम होती जाएगी करेंसी की। आपकी जो है एक्सचेंज जो है वो इतना लो हो जाएगा कि आपकी चीज़ें मज़ीद सस्ती हो जाएंगी दूसरी इकॉनमी के लिए, जो कि आपके लिए क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपकी ट्रेड्स में हर्डल क्रिएट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट नाउ। कहता है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस between domestic and foreign resident for a specific country over a specified period of time. So पहले डोमेस्टिक से मुराद हमारा क्या है? डोमेस्टिक से मुराद हमारा यह है कि हमारी अपनी होम कंट्री जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। और फॉरेन रेजिडेंट से मुराद आपकी जिस कंट्री में आप जो है क्या कर रहे हो, ट्रेड करने जा रहे हो। तो कहता है कि जिस मुल्क में आप ट्रेड कर रहे हो उसके और आपके अपने जो बिजनेस है उनके दरमियान आपकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उसके बारे में आपको जो है डिफरेंस देखना होता है कि आपकी जो है उस कंट्री के साथ कैसे आपकी जो है ये टर्म्स जा रहे हैं, और उस खास ड्यूरेशन में आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितनी इंपोर्ट्स हो रही हैं, कितनी आपकी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। सो कहता है कि इट रिप्रेजेंट्स एन अकाउंटिंग ऑफ अ कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉर अ पीरियड, usually a quarter or a year. It accounts for transactions by businesses, individuals and the governments. कि इसमें आपकी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन शामिल हो जाती हैं। उस खास ड्यूरेशन के अंदर या 4 महीने बाद आप इसको एनालाइज करते हो या साल बाद आप जो है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हो, तो आप उसमें क्या करते हो कि चाहे वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो, लेट से आप बैठे हैं घर में, आपने बाहर से मोबाइल मंगवा लिया, ठीक है, आपने जो है $100 $200 $300 वहां से जो है परचेज कर लिए, या जो है आपने वहां पे अपने पैसे भिजवा दिए, उसकी जगह पे आपने मोबाइल फोन खरीद लिया, तो पैसे बाहर चले गए। अगर वो बिजनेस हो, वो जो है वहां से रॉ मटेरियल खरीदता है तो भी पैसे जा रहे हैं। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वहां से कोई मशीनरी वगैरह परचेज कर रही है, स्टिल पैसे जा रहे हैं। So balance of payment statement can be broken down into various components. Those that receive the most attention are the current account and the capital account. कि आपके जो है फिर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के कुछ पोर्शंस बनाते हैं जिसको हम जो है डिस्कस करते हैं, जिसमें मेनली हम जो डिस्कशन करते हैं दैट इज अबाउट आवर करंट एंड कैपिटल अकाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय द करंट अकाउंट? कहता है कि द करंट अकाउंट रिप्रेजेंट्स अ समरी ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स between one specified country and all other countries due to purchase of goods or services or the provision of income on financial assets। कि ये आपको किस चीज़ की समरी बताता है, कि आपको फ्लो ऑफ फंड्स की बताता है एक कंट्री के से दूसरे कंट्री के दरमियान या बाकी कंट्रीज के दरमियान, जब वो क्या करते हैं, परचेजेस करते हैं, गुड्स या सर्विसेज खरीदते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि वो जो है प्रोविजंस ऑफ इनकम ऑन फाइनेंशियल एसेट्स, के वो क्या करते हैं कि वहाँ के फाइनेंशियल एसेट्स को परचेज करते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग कर रहे होते हैं। तो अर्निंग मुल्क में आ रही है, दैट इज योर इनकम, बाहर जा रही है, दैट इज योर आउटकम या आउटफ्लो। सो द कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट्स of the flow of funds resulting from the sale of assets between one specified country and all other countries over a specified period of time. Thus, it compares the new foreign investments made by a country with the foreign investment within a country over a particular time period. कि कैपिटल अकाउंट किस चीज के बारे में बता रहा है, दैट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द सेल्स ऑफ एसेट्स। कि अगर आप जो है क्या करते हो कि एसेट्स को सेल कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने जो है एक मुल्क को बेच रहे हो या फिर आप दूसरी कंट्रीज के जो है अपने एसेट्स वहां से पर जो है सेल कर रहे हो, ठीक है, गाड़ियां हो गई या आपके जो है कोई और फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें अगर आप सेल आउट कर रहे हो एक कंट्री को या उस बाकी कंट्रीज को, तो एक खास ड्यूरेशन के अंदर जब हम इस फ्लो को देखेंगे इसको हम कहेंगे कैपिटल अकाउंट। और ये जो है इसमें हम मोस्टली क्या कंपेयर करते हैं, जब आप क्या करते हो, न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की जाती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब की जाती है तो क्या होता है कि वो बंदा जो है आपके मुल्क में आके आपके एसेट्स को परचेज करता है, या आप उसके मुल्क में जाते हो, वहां पे उसके जो है बिल्डिंग्स और फर्नीचर्स को परचेज करते हो और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो वो चीज उसमें शामिल हो जाती है। Transaction that reflects inflows of funds generate positive numbers, credits for the country's balance। कि ट्रांजैक्शन जो आपके पास पैसा आएगा, जाहिर सी बात है जो पैसा आपके पास आ रहा होगा तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर योर अर्निंग्स, और इसको हम क्रेडिट कहेंगे। while transaction that reflects outflow of funds generate negative numbers for the country's balance। और जब आपके मुल्क से पैसा जा रहा होगा तो जाहिर सी बात है इट्स काइंड ऑफ एन एक्सपेंस फॉर यू, आपके जो है पैसे जा रहे हैं मुल्क से, तो इसको हम क्या करेंगे,
डेबिट्स कहेंगे और हम उसको जो है नंबर नेगेटिव नंबर्स में हमारा हमेशा शो होगा। तो जब हम इसका जो है चार्ट बनाते हैं तो वहां पे हमारे पास जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स ही हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा जो है इनफ्लो था या आउटफ्लो था। कहता है कि करंट अकाउंट को पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसमें कौन कौन से पेमेंट शामिल होती हैं। तो कहते हैं कि द मेन कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट पेमेंट्स फॉर मर्चेंडाइज, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मर्चेंडाइज गुड्स एंड सर्विसेज, और आपके जो है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर्स आ जाते हैं। अब ये तीन क्या होते हैं? पहली बात कहता है कि पेमेंट्स फॉर मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज, मर्चेंडाइज काइंड ऑफ हम उसको गुड्स भी कहते हैं, तो उसके लिए पेमेंट्स जो आपके पास होती हैं कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स रिप्रेजेंट टेंजिबल प्रोडक्ट्स सच एज कंप्यूटर्स एंड क्लॉथिंग। कि जब आप मर्चेंडाइज का जिक्र करते हो, क्योंकि हम जो इंटरनेशनल ट्रेड का जिक्र करते हैं तो वहां पे हम वर्ड जो है मर्चेंडाइज को इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ जो है हम गुड्स का कहें। तो जब आप क्या कर रहे होते हो कि वहां से जब चीजें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे होते हो तो वो आपके पास क्या हो जाता है, बेसिकली आपके मर्चेंडाइज हो जाता है, ठीक है। और हम उसमें जो है आपके क्या शामिल हो सकता है, आपकी क्लोथिंग हो सकती है, आपके जो है कंप्यूटर्स हो सकते हैं, आपकी गाड़ियां हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है जो आप जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भिजवा रहे होते हो या जो है आप वहां से खरीद रहे होते हो। सर्विसेज कौन सी चीज है? कहते हैं कि सर्विस एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट रिप्रेजेंट टूरिज्म एंड अदर सर्विसेज सच एज लीगल, इंश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर कस्टमर बेस्ड इन अदर कंट्रीज। कि आप जो है यहाँ से जाते हो यूएस विजिट पे जाते हो, वहां पे जो है टूरिज्म की तरफ जाते हो, वहां पे ट्रिप करते हो, एंजॉय करते हो, ठीक है, डिफरेंट एरियाज। तो जब आप वहां पे जाते हो तो आपके वहां पे टूरिज्म पे जब वहां पे एक्सपेंसेस इनकर होते हैं तो मींस कि आप उसकी सर्विसेज गेन कर रहे हो। आप वहां जा रहे हो, वहां पे होटल में स्टे किया हुआ है, आप उसकी सर्विसेज गेन करके उसको पे कर रहे हो, तो आपके पैसे स्टिल जा रहे होते हैं। तो आपकी जो है गुड्स या मर्चेंडाइज भी शामिल है और आपकी सर्विसेज भी इस तरीके से शामिल हो जाती है। Service exports by United States result in inflow of funds to the United States, while service imports by the United States result in outflow। कि सिंपल सी बात की है, यूनाइटेड स्टेट के परस्पेक्टिव से थ्रू आउट हमारी डिस्कशन चलती रहेगी इस चैप्टर बुक में। सो वो क्या कहता है कि आपके जो है जब सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स तो क्या होगा, इनफ्लो होगी, क्योंकि जब आप सर्विसेज दे रहे हो तो उसके बदले में पैसे ले रहे हो। और अगर आप क्या कर रहे हो कि सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो, वहां से जो है कंसल्टेंट्स को मंगवाते हो, ऑडिटर्स को मंगवाते हो, या जो है आप क्या कर लेते हो कि कोई लीगल टीम को मंगवा लेते हो या इंश्योरेंस कंपनी को बुला लेते हो, तो क्या होगा, उससे आपके जो है पैसे बाहर जाएंगे और उसको हम क्या कहेंगे, आउटफ्लो ऑफ फंड्स। The difference between total exports and import is referred to as the balance of trade। और इस इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जब डिफरेंस होगा इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं कहेंगे। क्योंकि पेमेंट्स मुराद पैसों से है कि आपके मुल्क में पैसा आ रहा है जा रहा है, उसका हिसाब देखा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में जब तिजारत का जिक्र हो रहा है तो तिजारत आपकी इंपोर्ट से एक्सपोर्ट के जरिए से होती है। इसलिए जब भी हमारे पास जो है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जिक्र होगा तो वहां पे ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है डेफिसिट में जा रहा है या सरप्लस में जा रहा है या जो है नॉर्मल सिचुएशन चल रही है। और जहां पे फ्लो ऑफ फंड्स का जिक्र होगा तो वहां पे हम जो है कहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डिस्टर्ब है, डेफिसिट है या फिर सरप्लस जा रही है। कहता है कि डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस दैट द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज एंड सर्विस एक्सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज और सर्विस इंपोर्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट। अब जब आपका जो क्या आ जाता है कि जी बजट आपका डेफिसिट में जा रहा है या हमारे पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है, तो डेफिसिट बेसिकली क्या है कि जब आप जो है एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे होते हो, कम कर रहे होते हो और इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा कर रहे होते हो, तो तब आप जो है डेफिसिट में जा रहे होते हो। कि आपके जो है क्यों, क्योंकि आपके पास जो है पैसा आ कम रहा है और पैसा जा ज्यादा रहा है। जब आपके मुल्क से पैसा ज्यादा जा रहा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है नुकसान में जा रहे हो, खसारे में जा रहे हो, और खसारा मींस डेफिसिट। कहता है कि both 1993 the balance of trade focused on only merchandise exports and imports. In 1993 it was refined to include service exports and imports as well। कि 1993 से पहले जो है बस सिर्फ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को जो है ट्रेड्स जब होती थी आपके बिजनेस में, जब गुड्स या जाते थे या आते थे, सिर्फ उसी को शामिल किया गया था। लेकिन 1993 के बाद फिर इन्होंने कहा कि सर्विसेज भी तो आपके पास काइंड ऑफ जो है पेमेंट्स रिसीव हो रही होती हैं या पेमेंट जो है आपसे जा रही होती है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। तो इसलिए उसको भी इसका हिस्सा बनाया गया।
The value of US service exports usually exceed the value of US service imports. So जाहिर बात है डेवलप्ड कंट्री है तो वो जो है क्या कर रहा है कि सर्विसेज बाहर कंट्रीज को बहुत ज्यादा दे रहा है बनिस्बत उसके इंपोर्ट्स के. However, the value of US merchandise export is typically much smaller than the value of US merchandise imports. लेकिन क्या है कि उसकी जो वैल्यू है उसके एक्सपोर्ट्स की क्योंकि मर्चेंडाइज की वो बहुत कम है. गुड्स वो इतनी ज्यादा जो है वो क्या कर रहा है एक्सपोर्ट नहीं कर रहा बल्कि वो सर्विसेज दे रहा है, डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जबकि उसकी जो है इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है. सो कहते हैं कि ओवरऑल द यूनाइटेड स्टेट नॉर्मली हैज अ नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इस वजह से क्या है कि उसका बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा नेगेटिव चलता है, मींस कि वो डेफिसिट में जा रहा होता है क्योंकि उसके इंपोर्ट्स ज्यादा है गुड्स के मुकाबले सूरत में और एक्सपोर्ट्स उसकी कम है. सेकंड हमारे पास आ जाता है फैक्टर इनकम पेमेंट. फैक्टर इनकम पेमेंट से मुराद हमारा क्या है, कहता है कि सेकंड कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट इज अ फैक्टर इनकम which represents income, interest and dividend payments received by investors on foreign investments in financial asset securities. Thus, factor income received by US investors reflect an inflow of funds in the United States. Factor income paid by the United States reflects an outflow of the funds from the United States. कि फैक्टर इनकम बेसिकली क्या इंक्लूड होता है, फैक्टर इनकम में आपके जो है इंटरेस्ट और डिविडेंड आता है. अब आप जो है क्या करते हो कि मुल्क से बाहर कंट्रीज में आप शेयर्स वगैरह भी तो परचेज कर रहे होते हो. जब आप जो है उनके शेयर्स परचेज कर रहे होते हो या वहां से लोन ले रहे होते हो तो इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो कि वहां से पैसे जो है ले रहे हो, ठीक है, और उसके बदले में उनको क्या करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे. अगर आपके जो है वहां के बाहर के बंदे ने आपके शेयर्स लिए हुए हैं तो आप उसको डिविडेंड दोगे. तो जब आप क्या करोगे कि अपने जो है इन्वेस्टर्स, कहता है कि यूएस के परस्पेक्टिव से बताया कि यूएस वाले जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो पैसे रिसीव करते हैं, इनकम रिसीव करते हैं शेयर्स पे, उनको डिविडेंड मिलता है या फिर उसने जो है क्या किया हुआ था, लोन दिया हुआ था और उसपे उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सिंपली वो क्या कर रहा है कि इनफ्लो ऑफ फंड्स हो रही है. और अगर उसने दूसरे कंट्री के शेयर्स को परचेज किया हुआ है या दूसरे कंट्री से लोन लिया हुआ है, इट विल शो दैट कि वो जो है क्या कर रहा है कि आउटफ्लो ऑफ फंड्स हो रही है. Transfer payments. A third component of the current account is transfer payments, which represent aid, grants and gift from one country to another. अब थर्ड पोर्शन भी हमारे पास ये होता है कि जी पाकिस्तान का आपने बहुत मोस्टली सुना होगा कि जी गवर्नमेंट को इन्होंने जो है क्या कर दिया, फाइनेंशियल एड दे दिया या गिफ्ट्स दे दिया या ग्रांट्स दे दिए, तो वो भी तो आपके पास पैसे आ रहे होते हैं. तो जब इस किस्म के पैसे आपके पास आ रहे होते हैं तो वी आल्सो कंसीडर दैम, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि पैसे आपके पास आए तो आपकी इकोनॉमी को इंजेक्ट किया गया, आपकी इकोनॉमी जो है बेहतर होना शुरू होगी और आपके मुल्क में जो है फ्लो ऑफ फंड शुरू हो गया. तो वही बात होगी कि अगर आपने ग्रांट्स या गिफ्ट्स रिसीव किए हैं तो इनफ्लो ऑफ फंड होगी, और अगर आपने जो है पे किए हुए हैं तो आपके जो है नेगेटिव शामिल होगा और दैट विल बी कंसिडर एज अ आउटफ्लो. सो एग्जांपल आपको दी हुई है इसने, कहता है कि एग्जांपल्स ऑफ पेमेंट एंट्रीज, कि इन तमाम पेमेंट्स की जो है एंट्रीज कैसे की जाती हैं. Exhibit 2.1 shows several examples of transactions that would be reflected in the current account. Notice in the exhibit that every transaction that generates a US cash inflow, exports, and income receipts by the United States represents a credit to the current account. क्योंकि हमने क्या कहा कि जब आपके पास जो है पैसे आ रहे होंगे that will be considered as credit, और जब पैसे जा रहे होंगे that will be considered as a debit. तो कहता है कि while every transaction that generate US outflow, imports, and income payments by the United States represent a debit to the current account. Therefore, a large current account deficit indicates that the United States is sending more cash abroad to buy goods and services or to pay income than it is received for same reasons. कि आपके पास सिंपली क्या कहा कि यूएस के उनके जो है टेबल में वहां पे सारी कैलकुलेशन दी गई जो अभी हम देखेंगे, कि जिसमें वो कहता है कि जिन चीजों के लिए यूएस पे कर रहा है उससे उसके पैसे बाहर जा रहे हैं और वो आपका जो है डेबिट हो जाता है, उसको जो है उन्होंने डेबिट से शो किया है. और अगर वो यूएस क्या कर रहा है कि उसके जरिए से पेमेंट्स रिसीव कर रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज क्रेडिट बिकॉज यू आर रिसीविंग मनी फ्रॉम द आउटसोर्स अदर कंट्रीज, जो यहाँ पे शो किया गया है. पहली चीज कॉलम में क्या बताया हुआ है आपको, इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस बताई है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है. फिर यूएस कैश फ्लो की पोजीशन क्या होगी, पैसा आ रहा है जा रहा है,
और फिर कहता है कि एंट्री ऑन द यूएस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट्स, कि जब वो अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वहां पे वो जो है डेबिट क्रेडिट को जो है पुट करेंगे कि कौन से पैसे आए कौन से पैसे गए। तो पहली चीज कहता है कि जेसी पेनी परचेजेस स्टीरियो प्रोड्यूस्ड इन इंडोनेशिया दैट इट विल सेल इन इट्स यूएस रिटेल स्टोर, कि इसने जो है जेसी पेनी ने क्या किया कि वहां से एक स्टीरियो टेप हो गया या कुछ सिस्टम हो गया म्यूजिक का, वो परचेज किया इंडोनेशिया से। और वो किस लिए किया है? ताकि वो यूएस में अपनी दुकान में उसको बेच सके। तो जब उसने दूसरे मुल्क से चीज परचेज की तो पैसे चले गए, और जब पैसे चले गए तो इट विल बी कंसिडर्ड एज डेबिट। सेकेंड हमारे पास क्या हो जाता है कि इंडिविजुअल इन द यूनाइटेड स्टेट परचेज सीरीज ओवर द इंटरनेट फ्रॉम अ फर्म बेस्ड इन चाइना। तो यूएस के एक फर्म ने क्या किया कि सीडी परचेज की, कहां से? इंटरनेट के जरिए से, बाहर कंट्री से सीडी मंगवाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे चले गए और वो डेबिट हो गया। The third, the Mexican government pays a US consulting firm for consulting services provided by the firm, कि मैक्सिकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि यूएस की कंसल्टेंसी हायर की, उनको कहा कि आप आ जाओ, हमें कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर के दो, ऑडिट वगैरह या कुछ जो है इसके लिए मंगवाया था उनको, ठीक है, और उनको कहा कि आप हमारी जो है सर्विसेज हमें प्रोवाइड करो। तो जब वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो है पैसे आ रहे हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द यूएस कैश इनफ्लो, और वो क्रेडिट हो जाएगा। देन कहता है कि IBM हेडक्वार्टर इन द यूनाइटेड स्टेट परचेजेस कंप्यूटर चिप्स फ्रॉम सिंगापुर दैट इट यूजेस इन असेंबलिंग कंप्यूटर्स, के IBM हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट में, उन्होंने क्या किया कंप्यूटर की चिप्स जो है सिंगापुर से मंगवाए। तो जब सिंगापुर से उसने मंगवाए तो क्या होगा कि उसने पैसे उसके लिए पे किए। जब उसने पैसे पे किए दैट इज कैश आउटफ्लो, और इट विल बी डेबिट। नेक्स्ट कहता है कि यूनिवर्सिटी बुक स्टोर इन आयरलैंड परचेज टेक्स्ट बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय अ यूएस पब्लिशिंग कंपनी, कि क्या हुआ कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है बुक स्टोर है इन आयरलैंड, उसने जो है बुक्स टेक्स्ट बुक परचेज की यूएस की पब्लिशिंग कंपनी से। तो यूएस की पब्लिशिंग कंपनी क्या करेगा, उसको बुक्स भिजवा देगा, उनसे पैसे रिसीव करेगा, दैट विल बी फ्लो, और वो कंसीडर होगा आपका क्रेडिट बैलेंस। इसी तरीके से आपके पास जो है इनकम की हिसाब आ जाता है, ठीक हो गया। वहां पे हमने क्या देखा, हमने जो है ट्रेड ट्रांजैक्शंस देखी कि हमारे पास जो है ट्रेड ट्रांजैक्शन कैसे चल रही है। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, इनकम ट्रांजैक्शन देख रहे हैं कि इनकम डिविडेंड वगैरह कैसे सिचुएशन चल रही है इंटरेस्ट पेमेंट्स की। तो कहते हैं कि यूएस इन्वेस्टर रिसीव अ डिविडेंड पेमेंट फ्रॉम अ फ्रेंच फर्म इन विच शी परचेज स्टॉक, कि यूएस की एक इन्वेस्टर है, उसने क्या किया कि जो है फ्रांस में जो है फ्रेंच की एक फर्म थी, उससे मैं जो है शेयर्स लिए थे। तो शेयर के बदले में उसको क्या मिला, डिविडेंड मिला। जब उसको डिविडेंड मिला तो डिविडेंड उसके मुल्क में पैसे लेकर आया, दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनफ्लो, और वो क्रेडिट हुआ। सेकंड कहता है कि द यूएस ट्रेजरी सेंड्स एन इंटरेस्ट पेमेंट टू अ जर्मन इंश्योरेंस कंपनी दैट परचेज्ड यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स 1 ईयर अगो। तो क्या हुआ कि यूएस की ट्रेजरी ने जो है इंटरेस्ट पेमेंट उसको भिजवा दी, क्योंकि जर्मन इंश्योरेंस कंपनी जो है क्या थी कि उसने जो है उसके ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है परचेज किए थे यूएस की फर्म ने 1 साल पहले। तो उसके लिए वो क्या कर रहा है कि उसको इंटरेस्ट पेमेंट दे रहा है। तो जब वो उसके लिए पेमेंट्स उसको देगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज आउटफ्लो एंड विल बी शोन एज डेबिट बैलेंस। थर्ड चीज कहते हैं कि मैक्सिकन कंपनी दैट बोरोड डॉलर्स फ्रॉम अ बैंक बेस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स सेंड्स एन इंटरेस्ट पेमेंट टू दैट बैंक, कि क्या हुआ कि मैक्सिकन कंपनी थी, उसने जो है यूएस डॉलर बोरो किए थे बैंक से जो कि यूनाइटेड स्टेट में था। अब वो उसको वापस पैसे भिजवा रहा है, तो क्या होगा कि उसके पास पैसे वापस आएंगे एंड इट विल बी शोन एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। थर्ड हमने कहा कि ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस, कि जब एड्स और फंड्स वगैरह आ रहे होते हैं तो उसकी सिचुएशन क्या होगी। सो कहता है कि एक सिचुएशन क्या है कि द यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइड एड टू कोस्टा रिका इन रिस्पांस टू अ फ्लड इन कोस्टा रिका, कि कोस्टा रिका में जो है सैलाब आया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया, उसको फंडिंग की। जब उसने फंडिंग की तो यूएस से पैसा चला गया और वो डेबिट कंसिडर होगा। स्विट्जरलैंड प्रोवाइड्स अ ग्रांट टू यूनाइटेड स्टेट्स साइंटिस्ट टू वर्क ऑन कैंसर रिसर्च। तो स्विट्जरलैंड वालों ने फंड्स दिए किसको, कि साइंटिस्ट थे यूएस के, उनको पैसे दिए, उनको कहा कि आप जो है क्या करो, हमारी रिसर्च को, कैंसर के जो है उस पर रिसर्च पे काम करो, अपना एक प्रॉपर जो है सेंटर डेवलप करो। जब उसने उनके लिए ग्रांट्स इशू किए तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास जो है पैसे आ गए,
ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, उसका क्रेडिट कंसिडर होगा क्योंकि दैट इज ग्रांट। सो उनको ग्रांट दिया गया एक खास प्रोजेक्ट के लिए, तो जब ग्रांट दिया गया तो मीन्स कि उसके मुल्क में पैसे आ गए और उसके मुल्क की जो है वहां पे बैलेंस जो अकाउंट पेमेंट का अकाउंट होगा उसमें वो क्रेडिट शो होगा। तो इस तरीके से ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी रिकॉर्ड की जा जाती हैं। जैसे आप जो है क्या करते हो कि अकाउंटिंग में करते थे कि अकाउंटिंग में जब आप जो है एक चीज परचेज करते थे तो आप जो है परचेजेस को क्या करते, डेबिट कर लेते थे, आपके पैसे चले जाते थे, क्रेडिट कर लेते थे, तो वहां पे वो हिसाब चलता था। जब हम जो है यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिसाब कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीन फैक्टर्स हमने कहा कि एक ट्रेड कहा, एक जो है इनकम कहा और एक हमने ट्रांसफर पेमेंट ट्रांजेक्शन कही। तो इन तीनों की जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो जब भी हमारे जो है पैसे बाहर की तरफ जाएंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज आउटफ्लो, और वो आउटफ्लो आपका जो है डेबिट होगा। और जब वो पैसे आपके पास रिसीव होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनफ्लो, और हम उसको जो है क्रेडिट शो करेंगे। सेकंड जो है कहता है कि एक्चुअल करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, कि एक्चुअल करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, कहता है कि द यूएस करंट अकाउंट बैलेंस इन द 2006 is summarized in Exhibit 2.2। अब एक और एग्जांपल दिया जहां पे एक्चुअल आपको सिचुएशन दिया है, यहाँ पे तो हमने डेबिट और क्रेडिट का जिक्र कर लिया, वहां पे आपको पैसों के जरिए से सिचुएशन को एक्सप्लेन किया गया है कि फंड्स जो है कैसे, अगर हम बिलियंस में जिक्र कर रहे हैं कि कितने पैसे आए कितने पैसे गए, तो वो हमारे पास बेसिकली कैसे शो होंगे वहां पे। तो उसकी जो है इस तरीके से एग्जांपल्स दी है जिसको इन्होंने जो है आगे एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट में इन्होंने क्या कहा हुआ है कि यूएस एक्सपोर्ट्स फॉर ऑफ मर्चेंडाइज प्लस नंबर टू यूएस एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज प्लस यूएस इनकम रिसिप्ट्स, इन तीनों को जमा किया जिससे आपके पास कहता है कि टोटल यूएस एक्सपोर्ट्स इनकम रिसिप्ट कितनी आई, 2056। फिफ्थ कहता है कि जी यूएस इंपोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स किया तो इसने नेगेटिव हो गया, पैसे जा रहे हैं। फिर यूएस इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज, ठीक हो गया कि यूएस की सर्विसेज जो है इंपोर्ट की गई, वो जो है आपके पास फिर नेगेटिव शो हो रहा है क्योंकि वो जो है सर्विसेज उसने इंपोर्ट की हुई है, बाहर से सर्विसेज हायर की हुई है तो उसके लिए वो पैसे दे रहा है, तो वो वहां से क्या हो जाएगा, फिर रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन ये आपके पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इनको जो है अलग बैलेंस शो कर दिया जाता है। देन कहता है कि आपके पास इक्वल टू 2793 हो जाएगा। नेट ट्रांसफर्स बाय यूएस, कि यूएस ने कोई ट्रांसफर किए हैं, पैसे भिजवाए हैं बाय, दैट विल बी नेगेटिव। और जब हमने उनको इसे निकालेंगे तो कहता है कि आपने करंट अकाउंट बैलेंस कैसे मालूम करना है कि 4, 8 और 9 को, कि आपके पास क्या है कि 4 आपके पास टोटल यूएस एक्सपोर्ट्स आ गए, फिर आपके पास 8 आ गया कि इंपोर्ट्स आपके पास क्या थी, इनकम पेमेंट जॉब से गई थी, एंड देन आपने क्या कर लेना है कि नेट ट्रांसफर को इसमें पुट कर देना। तो जब हमने इन सबको कैलकुलेट किया हमारे पास जो है बजट हमारा आया -791, जो हमारे पास डेफिसिट में शो हो रहा है। और यही बात यहाँ पे पूरी कहानी आपको एक्सप्लेन की गई है। कहता है कि आपके पास क्या हुआ कि नोटिस दैट द एक्सपोर्ट्स ऑफ मर्चेंडाइज वर वैल्यूड 1109 बिलियन while imports of merchandise United States were valued at 1836. Total US exports of merchandise and service and income receipt amounted to 2056 billion while total imports amounted to 793. The bottom of the exhibit show that net transfer, which includes grant and gifts provided on the other, were $54. The negative number for net transfer represents a cash outflow from the United States. कि पैसे यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर गए, इसीलिए वो क्या करता है, आपको नेगेटिव शो किया गया है। सो जब आउटफ्लो होगी नेगेटिव से शो होगी हमने कहा, और जब इनफ्लो होगी दैट विल बी शोन एज अ पॉजिटिव नंबर। सो एग्जिबिट 2.2 में कहता है कि करंट अकाउंट बैलेंस आपके पास जो है कौन सा है, नंबर 10, कहता है कैन बी डिराइव्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन द यूएस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट रिसीप्ट्स, नंबर 4 लाइन, कि जहाँ पे जब हमने जो है 4 लाइन का जिक्र किया और 10 लाइन का जिक्र किया, इनके जो है क्या होगा कि इससे आपके पास करंट बैलेंस शो होगा। सो कहता है कि यूएस इंपोर्ट्स एंड जो है द टोटल यूएस इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स imports and income payments line 8 with an adjustment for net transfer payment line 9. This is logical since the total US exports and income received represents cash inflows while the total US imports and income payments and transfer represents outflows. The negative current account balance means that United States spent more on trade, income and transfer payments than it received. सो इस तमाम से क्या शो हुआ, जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पे नेगेटिव जो हमारे पास बैलेंस शो हुआ कि आपके पास जो है नेगेटिव आया 791। इससे मुराद हमारा क्या हुआ कि यूएस क्या कर रहा है कि वो इंपोर्ट इन चीज़ों की बहुत कम कर रहा है, इनकम फैक्टर और जो है ट्रेड की, जबकि वो जो है एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है और इसका बैलेंस जो है डेफिसिट रिप्रेजेंट हो रहा है।
सेकंड अकाउंट हमने कहा कि हमारे पास है कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट। पहला करंट हो गया, सेकंड हमारे पास कैपिटल एंड फाइनेंशियल का। सो द कैपिटल अकाउंट हैज बीन चेंज टू सेपरेट इट फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट को हमने फाइनेंशियल से अलग किया। क्यों? कहता है कि द कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ट्रांसफर अक्रॉस कंट्री बॉर्डर्स बाय पीपल हु मूव टू अ डिफरेंट कंट्री। ये कैपिटल अकाउंट क्या है कि जो फाइनेंशियल एसेट यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं वो अपने साथ दूसरे मुल्क में लेकर चला जाता है। It also includes the value of non-produced, non-financial assets that are transferred across country borders, such as patents and trademarks. कि जब हमने क्या कहा कि वो लाइसेंसिंग और वो चीज़ें करता है, अपने ट्रेडमार्क जो है सेल आउट करता है या एक मुल्क से छोड़ के दूसरे मुल्क में जाता है और अपना नाम अपना सब कुछ जो है वो अपने साथ लेकर चला जाता है, तो दीज आर योर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। तो वो भी आपके पास काइंड ऑफ अ सोर्स यहाँ से चला गया। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट। सो कहता है कि the sales of patent rights by a US firms to a Canadian firm reflects a credit to the US balance of payment account, while a US purchase of patents to rights from a Canadian firm reflects a debit to the US balance of payments account। कि क्या करता है कि जब यूएस फर्म क्या करती है कि कैनेडिया को सेल आउट करती है पेटेंट्स राइट्स, ठीक हो गया, तो उसके पास पैसा आएगा क्योंकि उसके बदले में वो उसको पैसे दे रहे हैं। और अगर वो उससे परचेज करता है तो परचेज की सूरत में यूएस क्या कर रहा है? उसको पैसे देगा और वो क्या होगा? नेगेटिव शो होगा। तो कहता है कि द कैपिटल अकाउंट्स आइटम्स आर रिलेटिवली माइनर कंपेयर टू द फाइनेंशियल अकाउंट्स। और जाहिर सी बात है पेटेंट्स और ये जो है ट्रांसफर बड़ी कम हो रही थी ट्रेडमार्क्स की। मोस्टली आपके पास जो है सारी जो ट्रांजैक्शन चलती है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स की चलती है। और इसलिए कहता है कि द की कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स आर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। कि इन तीन सूरतों में हम उसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो है क्या हो रही है? फाइनेंशियल अकाउंट में जो है डेबिट या क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हो रहा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि जब एक कंट्री क्या करती है कि अपना पैसा लेके यहाँ की कंपनी कंट्री की कंपनी कंपनी ए क्या कर रही है? कंट्री ए में रहती है, वहां से पैसा लेके कंट्री बी में जाती है और वहां पे अपना एक सेटअप स्टार्ट करती है। तो वो जो है क्या है? डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ना वो लाइसेंस कर रही है, ना वो एक्सपोर्ट कर रही है, ना वहीं की कोई फर्म खरीद रही है, या फिर अगर वो वहां पे एक्विजिशन कर रही है या वो बिल्कुल फ्रेशली अपना एक सेटअप बना रही है, तो उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है और इसलिए हम उसको कहते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। So direct foreign investment represent the investment in fixed asset in foreign countries that can be used to conduct business operations। और वही बात कर रहा है कि आपके जो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कौन सी चीज होती है? जब आप इन्वेस्ट करते हो दूसरे कंट्री के जो है फिक्स्ड एसेट्स में। फिक्स्ड एसेट आपकी क्या है? लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, मशीनरी, ये चीजें। सो कहते हैं कि एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड अ फर्म्स एक्विजिशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी, its construction of a new manufacturing plant, or its expansion of an existing plant in a foreign country। कि आपकी जो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है? तो एक मैंने आपको कहा कि एक्विजिशन कर रहे हैं, वहां पे एक कंपनी थी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, आपने उसको परचेज कर लिया। या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप जो है कंस्ट्रक्शन जो है कर सकते हो अपना एक नया प्लांट वहां लगाने की। कि आपका पाकिस्तान में था, इंडिया में था, अब आप जो है अफगानिस्तान में प्लांट लगा रहे हो। थर्ड कहता है कि एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्लांट इन फॉरेन कंट्री। और या फिर आपका एक एग्जिस्टिंग जो है मशीनरी थी या प्लांट वहां पे ऑलरेडी लगा हुआ था, आप जो है एक सिटी से निकल के आप किसी और रीजन में जाके वहां पे एक्सपेंशन कर रहे हो, तो आप फिर अगेन वहां पे पैसा लगा रहे हो। सो कहता है कि in 2006 यूनाइटेड स्टेट increased its direct foreign investment abroad by 248 billion, while non-US countries increased their direct foreign investment in United States by 185 billion। सो इससे क्या शो हुआ कि जो है यूएस ने क्या किया हुआ है कि दूसरी कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा पैसा लगाया हुआ है, वहां पे उसने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है पुट की हुई है। और वो क्या कर रही है कि वहां पे जो है जो है 248 बिलियन पैसे लगाए, जबकि पूरी जो है आपके पास नॉन यूएस कंट्रीज जो है वो क्या करिए, उन्होंने अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूएस में इंक्रीज किया, वो जस्ट 145 बिलियन। सो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये बहुत ज्यादा बाहर कंट्रीज में पुट करे और यहाँ पे बहुत कम हो रही है। सेकंड आपके पास आ जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट हमेशा आपके जो है स्टॉक और जो है बॉन्ड्स के साथ एसोसिएट होता है। कि आपने कैसे जो है एक ऐसी सिचुएशन बनानी है कि जहां पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर कर सको। जिसके लिए हम जो है एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट। कि आप जो है क्या करो कि आप जो है तमाम के तमाम रिस्क एक जगह पे पैसे बंद करके मत करो। आप डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट जगहों पे पैसे इन्वेस्ट करो और अपने रिस्क को रिड्यूस करो।
सो कहता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट represents a transaction involving long-term financial assets such as stocks and bonds between countries that do not affect the transfer of control. कि जब आप क्या करते हो बॉन्ड या शेयर खरीदते हो तो उससे आपको ओनरशिप नहीं मिलती, क्योंकि आप सारे के सारे शेयर्स नहीं ले रहे। अगर आपने सारे के सारे ले लिए तो फिर तो आपने उसको एक्वायर कर लिया, लेकिन आप जो है थोड़े शेयर जब लेते हो तो वो आपके जो है उसमें कंट्रोल में ट्रांसफर नहीं होता आपके पास, आप जस्ट उस शेयर के मालिक हो। Thus, a purchase of Henken's Netherlands stock by US investor is classified as a portfolio investment. कि अगर जो है क्या कर रहा है कि एक बंदा है इन्वेस्टर है यूएस का, वो हेंकन जो है नेदरलैंड में स्टॉक उसके खरीद रहा है कंपनी के, ठीक हो गया, तो वो वहाँ की सिर्फ पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहा है, वहाँ पे सिर्फ जो परचेजिंग कर रहा है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट विदाउट चेंजिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी। कि उसके जो है कंट्रोल चेंज नहीं हुआ, कंपनी उसी कंट्री की रही, सब कुछ उन्हीं के पास है, जस्ट इसने क्या किया वहां पे शेयर लिया, उसको इसमें हिस्सा मिला। इफ a US firm purchase all of Henken's stock in an acquisition, this transaction would result in transfer of control and therefore would be classified as direct foreign investment instead of portfolio investment. कि अगर आप जो है शेयर्स कुछ खरीदने की जगह पे आप सारे के सारे उसके शेयर्स खरीद लेते हो, तो सारे शेयर से मुराद आपने पूरी मलकियत खरीद ली। जब आपने पूरी मलकियत खरीद ली तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ना कि पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आप डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है उसके इन्वेस्टमेंट पुट करते हो, उसके शेयर्स खरीदते हो। In 2006, US net purchase of foreign stocks were $129 billion, while its net purchases of foreign bonds were $149। कि यूएस ने क्या किया कि नेट परचेज फॉरेन स्टॉक के कितने ली थी, $129 बिलियन, जबकि उसने जो है वहां के बॉन्ड्स सिर्फ 149 बिलियन लिया है। Non-US net purchase of US stocks were 114 billion in 2006, while non-US net purchases of US bonds were 507। के जो है यूएस के जो है नॉन जो आपके पास यूएस कंपनीज थी उन्होंने कितनी परचेजिंग की, यूएस के 114 बिलियन परचेजिंग की उनके स्टॉक की, जबकि नॉन आपके पास यूएस जो थे उन्होंने बॉन्ड जो खरीदे थे उन्होंने 507 बिलियन के। सो मींस कि उन्होंने जो है लोन वहां से ज्यादा एक्वायर किया, जबकि वहां पे उन्होंने ओनरशिप कम कंसिडर की। थर्ड हमने कहा कि अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि हमारे पास और भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के सोर्सेस हैं। क्या है वो, कहता है कि थर्ड कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स कंसीडर्स द अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट व्हिच रिप्रेजेंट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स सच एज मनी मार्केट सिक्योरिटीज बिटवीन कंट्रीज। कि आप जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हो, प्रीवियस तो हमारे पास लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ये आपके पास शॉर्ट टर्म है, जैसे आप मनी मार्केट सिक्योरिटीज खरीदते हो। कहता है कि इन जनरल डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मेजर्स द एक्सपेंशन ऑफ फर्म्स फॉरेन ऑपरेशंस, व्हाइल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेजर्स द नेट फ्लो ऑफ फंड्स ड्यू टू फाइनेंशियल एसेट ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप एक्सपेंशन करते हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाके वहां पे अपना प्लांट दूसरा क्रिएट करते हो। जब हम जो है पोर्टफोलियो की जिक्र करते हैं तो वहां पे आप क्या करते हो कि वहां पे आपने जो है वहां के एसेट्स को परचेज किया, शेयर्स को परचेज किया, बॉन्ड्स को परचेज किया, दैट आर लॉन्ग टर्म। लेकिन जब हम क्या कर रहे होते हैं कि हम जो है इसका जिक्र करते हैं कि जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स का, तो वहां पे आप मनी मार्केट की सिक्योरिटीज परचेज करते हो। इसमें हमारे पास आ जाता है कुछ मसले, एरर्स आ जाते हैं, कुछ ओमिशंस एंड रिजर्व्स आ जाते हैं। कहता है कि इफ अ कंट्री हैज अ नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस इट शुड हैव अ पॉजिटिव कैपिटल। ठीक है, कि अगर कंट्री का जो है नेगेटिव करंट अकाउंट बैलेंस जा रहा है तो उसके पॉजिटिव कैपिटल होंगे एंड फाइनेंशियल अकाउंट बैलेंस, कि उसका कैपिटल और जो है फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो क्या होगा, वो उसका हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, कहता है कि दिस इंप्लाइज दैट व्हाइल इट सेंड्स मोर मनी आउट ऑफ कंट्री देन इट रिसीव फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर ट्रेड। कि ये क्या कर रहा है कि अपने मुल्क से ज्यादा पैसा भिजवा रहा है दूसरी कंट्रीज में, और वो कम पैसा अब जो है अपने मुल्क में रिसीव कर रहा है। And factors income, it receives more money from other countries than it spends for capital and financial account components such as investments। कि जब हम फैक्टर इनकम का जिक्र करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या कर रहा होगा कि वो जो है पैसे ज्यादा रिसीव कर रहा है बाकी कंट्रीज से, और वहां पे वो जो है कम उनके एसेट्स वगैरह परचेज कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स कम कर रहा है। In fact, the negative balance on the current account should be offset by a positive balance on the capital and financial account. However, there is not normally a perfect offsetting effect because measurement errors can occur when attempting to measure the value of funds transferred into or out of country. For this reason, the balance of payments accounts includes a category of errors and omission। कि कहता है कि जब हम नेगेटिव का उसका जिक्र कर रहे होते हैं तो वहां पे सिचुएशन क्या है कि आप जो है इस चीज को कंसिडर कर रहे होते हो कि आप जो है
जो आपके पास सिचुएशन चल रही है कि कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट्स की, वो आपको एडजस्ट करनी पड़ती है। जब आप उनको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करोगे और आपकी जो है फ्लो ऑफ फंड्स जो है इंक्रीज होगी, तो तब आप जो है इसको क्या कर सकते हो, नॉर्मलाइज सिचुएशन में कंसिडर कर सकते हो और उसको जो है नॉर्मल कर सकते हो। अगर आप इसको जो है प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि आपके पास जो आपका बजट जो है, ये वो हमेशा डेफिसिट ही रहेगा और वो आपके पास नॉर्मल नहीं हो सकता। सो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एरर्स और रिमिशन का हमने कॉन्सेप्ट रखा होता है कि आप उसमें जो है सेटिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो इसी को देखते हुए हम कहते हैं कि हमारे जो मुल्कों के दरमियान जो फंड्स की फ्लो होती है, वो फिर कैसे होती होगी, कि जो है अब यहाँ पे हम प्योरली यूएस और डिफरेंट कंट्रीज का जिक्र करें प्रैक्टिकली। वहां पे तो हमने जो है करंट अकाउंट और इस चीजों का जिक्र कर लिया। यहाँ पे हम प्रैक्टिकली जब देख रहे हैं कि किस तरीके से वाकई कंट्रीज के दरमियान फ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है, कौन से मुल्क से कितना पैसा जा रहा है, कौन से मुल्क से कितना पैसा आ रहा है, उस परस्पेक्टिव से जनरल डिस्कशन हुई है इस पे। सो पहली चीज आपके पास कहता है कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज रिलाई मोर हेवीली ऑन ट्रेड देन द यूनाइटेड स्टेट्स डज। ठीक है, कि वहां पे क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज वो ट्रेड पे जो है रिलाई करी, यूएस का हमने क्या कहा कि वो जो है ट्रेड पे नहीं करी, वो सर्विसेज पे कर रही है, कि वो जो है दूसरों को सर्विसेज देती है और वहां से जो है इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा करती है। So Canada's trade volume of exports and imports per year is valued at more than 50% of its annual gross domestic product. The trade volume of European countries is typically between 30 to 40% of their respective GDPs. The trade volume of the United States and the Japan is really typically between 10 to 20% of their respective GDPs. तो उनके अपने जीडीपी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो कनाडा जो है बहुत ज्यादा एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कि वो जो है क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, आपके पास जो ट्रेड वॉल्यूम यूरोपियन का है वो 30 से 40% है और यूएस का बहुत कम ट्राई कर रहा है। So कहता है कि nevertheless for all countries the volume of trade has grown over time as 2006 of 2006 export represented about 18% of US GDP, कि यूएस की जीडीपी जो है सिर्फ वो 18% जो है उसके इंक्रीज आया, बाकी कंट्रीज भी जो है वर्कआउट करी अपने एक्सपोर्ट्स पे जो है वर्कआउट करी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपिंग कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वो अभी इन चीजों पे प्रोग्रेस करें, जबकि यूएस ऑलरेडी वाज कंसीडर्ड एज अ डेवलप्ड कंट्री, तो वो जो है जल्दी ग्रूम कर चुका था, तो इसलिए उसका परसेंटेज 18% मूव कर रहा है। सेकंड चीज कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूएस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, कि उसके जो है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की हुई है यूएस में। So कहता है कि the dollar value of US export to various countries during 2006, the amounts of US exports are rounded to the nearest billion. For example, exports to Canada were valued at 230 billion. कि जो है 2006 के टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि बुक उस वक्त की है, तो उस सिचुएशन में क्या था वहां पे यूएस के जो है क्या था, एक्सपोर्ट्स नियरली बिलियंस में चल रहे थे कनाडा के साथ। ठीक है, कि एक्सपोर्ट टू कनाडा वर वैल्यू 230 बिलियन, कि सिर्फ जो है कनाडा को वो कितने एक्सपोर्ट कर रहा है, 230 बिलियन की। The proportion of total US export to various countries is about 23% of all US exports are to Canada, while 13% of US exports are to the Mexico. कि वहां पे क्या हो रहा है कि तमाम कंट्रीज को अबाउट 23% कर रहा है। ठीक हो गया, एक्सपोर्ट्स जो है कनाडा को अगर देखें तो हमने क्या कहा कि 230 बिलियन तो कनाडा को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो तमाम कंट्रीज के प्रोपोर्शन में जो है उसमें सबसे ज्यादा वो क्या कर रहा है कि कनाडा के साथ कर रहा है, जबकि वो जो है यूएस एक्सपोर्ट जो मैक्सिको के साथ हो रही है दैट आर 13%। The proportion of US imports from various countries like Canada, China, Mexico, and Japan are key exporters to the United States. Together, they are responsible for more than half of the value of all US imports. कि वहाँ कहाँ से वो जो है क्या कर इंपोर्ट कर रहा है, तो चाइना जो है आजकल देखें तो आपने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि जो है यूएस में चाइना जो है डोमिनेट होते जा रहा है, उसके प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर करें, जिसकी वजह से वो बहुत वरीड भी हैं, कंसर्न भी है कि हमारी मार्केट्स में हमारे प्रोडक्ट से ज्यादा चाइना की प्रोडक्ट को पसंद किया जा रहा है बिकॉज दे आर लो प्राइस। सो मैक्सिको हो गया, जापान हो गया, कनाडा हो गया, इनसे इनकी जो है इंपोर्ट्स चलती है, और हाफ ऑफ द उसकी जितनी भी जो है इंपोर्ट्स चल रही है यूएस की, वो इन तीन जो है कंट्रीज पे या चार कंट्रीज पे बेस करती है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का ट्रेंड कैसे चल रहा है यूएस में, ठीक है, कि ट्रेड का हिसाब किताब क्या है उनका, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का, कि वो कैसे उसको बैलेंस कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। तो कहते हैं कि recent trends for US exports, US imports, and the US balance of trade shows that the value of US exports and US imports has grown substantially over time. Since 1976, the value of the US imports has exceeded the value of exports, causing a balance of trade deficit. कि वो क्या कर रहा है कि वो ट्रेड डेफिसिट क्रिएट कर रहा है उसके लिए। क्यों क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो है उसके इंपोर्ट्स जो है वो क्या हो चुके हैं, कहता है कि एक्सीड हो चुके हैं उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा। So much of the trade deficit is due to a trade imbalance
टू कंट्रीज, जस्ट टू कंट्रीज, चाइना, जापान, कि क्या हो रहा है कि मोस्टली ट्रेड डेफिसिट किसके साथ आ रहा है, उनका जो है जापान और चाइना के साथ, क्योंकि जापान के प्रोडक्ट जो है पहले क्वालिटीज कंसिडर किए जाते थे, तो वही हमारे पास जो है डोमिनेट करता था। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे कारखानों में भी जो है हर बंदा कहता था कि जी जापानीज प्रोडक्ट हमें लेना है, जापानी सामान बड़ा अच्छा होता है, जापानीज प्रोडक्ट ये है वो है, ठीक है। सो वो जो है उस वक्त डोमिनेट था, तो सेम चाइना ने भी जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा चाइना से इम्पोर्ट्स हो रही हैं, तो दैट इज वाई उनका जो है उनके साथ ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है। सो एक्सपोर्ट टू चाइना अवर अबाउट 55 बिलियन, बट इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना इज अबाउट 255 बिलियन, ठीक है, 200 जो है गुना उससे ज्यादा जा रहा है। सो कहते हैं कि which resulted in the balance of trade deficit of 200 billion with China, और चाइना के साथ उनका 200 का जो है डेफिसिट जा रहा है, कि सारे ऑलमोस्ट वो जहाँ से वो इंपोर्ट कर रहा है इतनी चीजें जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना वहां से वो परचेज कर रहा है। Any country's balance of trade can change substantially over time. Shortly after World War II, the United States experienced a large balance of trade surplus because Europe relied on US exports as it was rebuilt. During the last decade, the United States has experienced a balance of trade deficit because of strong US demand for imported products that are produced at lower cost than similar products can be produced in the United States. कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि यूरोप जो है वो दोबारा से ग्रो करना चाहता था, तो ग्रो करने के लिए उनको एक ही जो है कंट्री मिल रही थी, दैट वाज जो है डेवलप्ड, तो वहां से वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वहां से परचेज करते थे, तो इसीलिए वहां पे उनका जो है सरप्लस में जा रहा था, इजाफी उनके पास फंड आ रहे थे। लेकिन अब रिसेंटली ट्रेंड चेंज हो गया, यूएस में जो है उनके अपने प्रोडक्ट्स जो है वो महंगे हैं बनिस्बत चाइना के प्रोडक्ट्स के और जो है जापान के प्रोडक्ट्स के, तो इसीलिए वहां पे जो है उनका ट्रेंड उस तरफ हो गया। और इस ट्रेंड की वजह से क्या हो गया कि यूनाइटेड स्टेट इज सो मोर कंसर्न अबाउट दिस, कि वो जो है अपने इस चीज को जो है फोकस कर रहा है कि हमारे जो फर्म्स हैं वो फ्लॉप हो रही है, हमारी कंपनीज फ्लॉप हो रही है, हमारे प्रोडक्ट जो है लोग अपने लोकली परचेज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं परचेज करे? जस्ट बिकॉज कि उनको जो है बाहर की चीज सस्ती पड़ रही है, ठीक है, और वो जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। लास्ट में पूछता है कि आपके पास कि शुड द यूनाइटेड स्टेट बी कंसर्न अबाउट ह्यूज बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, क्या यूएस को इस चीज की जो है फिक्र करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कि वो जो है इतना डेफिसिट में जा रहा है, तो क्या इसको इसको कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, या जो है ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है या नहीं है। तो कहते हैं कि if firms, individuals and government agencies from the United States purchased all their products from US firms, their payments would have resulted in revenue to US firms, which would also contribute to earnings to the shareholders. जाहिर सी बात है, कहता है कि अगर हर बंदा गवर्नमेंट सब कुछ जो है अपने मुल्क की चीजें खरीदना शुरू कर दे, तो उसकी रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगी, और जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को फायदा होना शुरू हो जाएगा। In addition, if the purchase were directed at US firms, these firms would need to produce more products and could hire more employees. Thus, the US employment rate might be lower if unemployment rate would be lower if US purchases were focused on product produced within the United States. कहता है कि अगर वो अपने सारे के सारा फोकस अपने मुल्क पे कर दे और वहीं की चीजें खरीदे, वहीं पे जो है उसको सेल आउट करे, ठीक है, वहीं के प्रोडक्ट जो है उसके लिए बनते जाए, हर बंदा यहीं से परचेजिंग करना शुरू कर दे, तो यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, और यूएस में जो है लोगों के पास जब पैसा आएगा तो वो एक्सपेंशन करेंगे, नए बिजनेसेस ओपन होंगे, जब नए बिजनेसेस ओपन होंगे तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो है मिलेगी, जिससे उसके जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो कम हो जाएगी। So कहते हैं कि in reality, United States sends more than 200 billions in the payment for product per year to other countries than what it receives when selling products to other countries. Thus, international trade has created jobs in foreign countries which replace some jobs in the United States. However, there are some benefits of international trade for the United States. कहता है कि यूनाइटेड स्टेट, जैसे हमने प्रीवियसली देखा कि चाइना को जो है 200 बिलियन के साथ डेफिसिट में चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चाइना को इतने ज्यादा पैसे दे रहा है। तो जब वो चाइना को इतने ज्यादा पैसे दे रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि चाइना में नए बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं, चाइना ग्रूम कर रहा है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, जबकि क्या हो रहा है कि यूनाइटेड स्टेट में बिजनेसेस जो है फ्लॉप होते जा रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ हद तक जो है उसको फायदे भी मिल रहे हैं इस चीज से, इंटरनेशनल ट्रेड से यूनाइटेड स्टेट को, कि उनको जो है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं। So कहता है कि first, international trade has created some jobs in the United States, especially in the industry where US firms have technology advantage. International trade has caused a shift of production to countries that can produce products more efficiently. In addition, it ensures more competition among the firms that produce products, which forces the firms to keep their prices low. कहता है कि फर्स्ट क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ग्रूम करने लगा, लोगों को जॉब मिलने लगी, क्योंकि जो है यूरोपियन वहां से परचेजिंग करने लगे, लेकिन वहां क्योंकि वहां पे उनके पास टेक्नोलॉजी थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ
कि ये सारी की सारी सिचुएशन चेंज होती गई, क्योंकि वहाँ पे बाकी कंट्रीज को जो है जब वो फंड्स देना शुरू कर दिए तो वो ग्रो होना शुरू हो गए, उनके प्रोडक्ट्स जो है अच्छे आने लगे, तो वहाँ पे जो है वो लो कॉस्ट के लिए जाने लगे कि एक चीज़ अमेरिका में बन रही है 10 रुपए की और वो उसको चाइना में 7 रुपए की मिल रही है, तो व्हाई नॉट टू ब्रिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम दैट। सो वो वहाँ पे उन्होंने उसको आउटसोर्स करना शुरू कर दिया, वो इकोनॉमीज ग्रो करना शुरू हो गई और उनके प्रोडक्ट्स के दरमियान जो है प्राइस वॉर शुरू हो गई कि लो प्राइसेस के कंपटीशन होना शुरू हो गया और हर बंदा लो प्राइस की कोशिश में दूसरे मुल्कों से चीजें मंगवाना शुरू कर दी। सो यहाँ तक हमारा जो है एक लेक्चर था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।